जी टेस्ट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। अग्निवीर की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कुछ करंट के भी प्रश्न हैं जो आप देखेंगे। और चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें आप देखते हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, किससे संबंधित है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, नमो ये प्रधानमंत्री हमारे जो वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इनके नाम पर ये नमो रखा गया है। नमो ड्रोन दीदी, ड्रोन आप जानते हैं, ड्रोन एक मधुमक्खी का नर होता है, इस नाम पर ड्रोन रखा गया है। और ड्रोन मतलब उड़ने वाला, ये समझिए आप, जो एक प्रकार जैसे कैमरा होते हैं ड्रोन वाले, तो उसी प्रकार ड्रोन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो मतलब जहां पर आसानी से ना पहुंचा जा सके वहाँ इस मशीन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो कृषि में भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे दवा छिड़कना है या खाद या उर्वरक छिड़कने के लिए। तो ये एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना। 29 नवंबर 2023 को ये लाया गया। तो करेंटली है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की योजना है, 29 नवंबर 2023 को लाया गया। महिला किसानों को ड्रोन दिया जाएगा, मतलब महिला किसानों को, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है, या ऐसे महिलाएं जो खेती में जुड़ी रहती हैं, खेती का किसानी करती हैं, तो उनके लिए है। उनके नाम पर ये 1500 ड्रोन जो है केंद्र सरकार के द्वारा फ्री बांटा गया है, और इसकी संख्या और बढ़ेगी। मतलब देश के कोने कोने में, मतलब इसका काम क्या है आपको हम ये समझा रहे हैं। मतलब ड्रोन एक प्रकार की मशीन होती है जो बैटरी के माध्यम से चलती है, रिमोट के माध्यम से। एक किनारे पर खेत में खड़े होकर के हम पूरे खेत में उर्वरक या दवा को छिड़क सकते हैं, इस प्रकार से बिना खेत के अंदर प्रवेश किए। तो इस प्रकार का एक ड्रोन है। ये सबसे पहले बांटा गया है। तो मतलब सबसे पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है, दीदी का मतलब यहाँ पर महिलाओं से है। तो पहली ड्रोन दीदी मतलब जिसको बांटा गया है वो विभा चंद्र हास हैं। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इनको सबसे पहला ये ड्रोन दिया गया है। तो आप एग्जाम से पूछा जा सकता है वो कौन सी पहली महिला थी, किसान महिला, जिनको ये ड्रोन गिफ्ट दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये है विभा चंद्र हास, ये छिंदवाड़ा जिला, मतलब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला की निवासी हैं। तो इनको दिया गया। आप समझ गए होंगे इस ड्रोन का उपयोग क्या है। ये मतलब खाद छिड़कने के लिए या दवा छिड़कने के लिए, किसानी मतलब किसानी के लिए है। ठीक है, तो इससे आपका ये प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे आप लोग। कब से लॉन्च हुआ, 29 नवंबर 2023 से। अगला देखेंगे, गलसुआ रोग। गलसुआ रोग किससे संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको बता दें, गलसुआ को मम कहते हैं। ये विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। और जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि हमारे शरीर में लार जिससे निकलती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराटिड, पैराटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये यहाँ पर होती है। तो इसमें सूजन आ जाती है वायरस के संक्रमण की वजह से, प्रदूषित भोजन की वजह से, या फिर दातून अच्छे से ना किया जाए। तो इस प्रकार से ये गलसुआ रोग होता है, जिसे आम गांव देहात की भाषा में जिसे करछाई कहते हैं। तो अभी इसका चर्चा में इसलिए प्रश्न बन सकता है क्योंकि अभी हमारे देश के केरल में इसके केस ढेर सारे पाए गए हैं। तो ये कैसे होता है, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो इसके लिए कौन सा टीका उपयोग होता है। तो एक टीका होता है जिसका नाम है MMR, मतलब यहाँ पर मेसल्स और मम्स और रेबुला के लिए है। तो ये एक टीका बनाया गया है, वैक्सीन गलसुआ के लिए। तो गलसुआ रोग किससे संबंधित है आप समझ गए होंगे, विषाणु से होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि की पैराटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है। बहुत से लोग गलसुआ और जो घेघा रोग है जिसे ग्वाइटर कहते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। घेघा रोग जो होता है, ग्वाइटर जिसे कहते हैं, वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। वहां पर थायराइड में आयोडीन की कमी की वजह से ऐसा होता है, वो अलग है। और करछाई ये जो है पैराटिड मम्स डिजीज अलग है।
तो दोनों में भेद आप कर सकेंगे। वो जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा जिसे कहते हैं, और गलसुआ रोग विषाणु की वजह से होता है, पैराटिड ग्रंथि से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का दूसरा आंतरिक स्टेशन। अभी तक आप ये पढ़े होंगे कि भारत में एक आंतरिक स्टेशन है जो सतीश धवन आंतरिक स्टेशन आंध्र प्रदेश है, श्रीहरिकोटा में, जो पूर्वी तट पर है, बंगाल की खाड़ी में भी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, श्रीहरिकोटा जिसका नाम था, पहला ये था। तो दूसरा आंतरिक स्टेशन एक और बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन कहाँ स्थापित हो रहा है आपको बता दें तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा आंतरिक स्टेशन या स्पेस पोर्ट अब स्थापित हो रहा है, स्पेस पोर्ट स्थापित हो रहा है दूसरा कुलशेखरपट्टिनम में। पहला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पुलिकट झील है, दक्षिण भारत में। और ये श्रीहरिकोटा जो है इसी के आसपास ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। बबल बेबी सिंड्रोम, अगला प्रश्न देखेंगे, बबल बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो ये सिंड्रोम का मतलब बीमारी से है, बबल बेबी, बेबी का मतलब ये बच्चों में मुख्य रूप से होता है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है बबल बेबी सिंड्रोम क्या है। तो अभी हमारे देश के कर्नाटक राज्य में इसके कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, और ये कर्नाटक में अभी हाल ही में 2 माह की एक बच्ची में देखा गया है बबल बेबी सिंड्रोम। उसमें इसके कुछ लक्षण देखे गए। तो मतलब लक्षण क्या था कि उसमें रोगों से लड़ने वाली जो सेल्स होती हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली जो सेल्स होती हैं, उन सेल से ये बीमारी को मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेल डैमेज हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। उन दोनों सेल्स जो होती हैं डब्ल्यू मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, वो उन पर ये सिंड्रोम अटैक होता है। और इसको ठीक करने का अंतिम इलाज ये है कि हमारे शरीर से जो ब्लड है उसको निकाल दिया जाए, या फिर ब्लड जहाँ बनता है बोन मैरो में, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनता है, तो इसका प्रत्यारोपण ही अंतिम इलाज है। ये देखा गया, डॉक्टरों का कहना है कि बोन मैरो ट्रांसफर कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तभी इस रोग से निजात पाया जा सकता है। वैसे इसका कोई वैसे दवा कोई इलाज संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसलिए अगला प्रश्न है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी करंटली प्रश्न है। वित्त आयोग आप जानते हैं जो हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय देख रेख करते हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 280 आप लोग पढ़े होंगे। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया वही जो योजना मतलब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग वही नीति आयोग जो पहले योजना आयोग थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है, योजना आयोग, और उसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग बन करके आया, जो पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करता है और ये कैसे सरकार को काम होते हैं, 5 साल के सरकार के कामों को देख रेख करती है, क्या क्या करना है, कैसे क्या है, एक प्रकार का प्लान बनाया जाता है। तो नीति आयोग, तो उसी के ये पहले उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग उसी का नया नाम है। तो इसलिए उसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष पहले ये थे, तो इनको अब बनाया गया है वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो याद रखेंगे 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो 280 के तहत आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना कौन कराता है? जनगणना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना 2011 की ही अभी चल रही है।
हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, आपको पता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना कौन कराता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय जनगणना कराता है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा ही जनगणना कराई जाती है और ये संघ सूची का विषय है। आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां होती हैं और संघ सूची में केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। जो राज्य सूची होती है, राज्य सरकार के द्वारा उसमें नियम कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके जो योजना बनाए, उसमें से जो मतलब केंद्र सरकार की अगर बातें उचित है तो उसका मान लिया जाता है, तो समवर्ती सूची कहलाता है। तो समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से, संघ सूची केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची केवल राज्य सरकार। तो जनगणना कौन सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय कराती है। आपको याद होना चाहिए सबसे पहली जनगणना जो थी भारत में 1872 में शुरू हुई थी। 1872 में भारत की पहली जनगणना 1872 में जो अनियमित थी, और नियमित जनगणना 1881-82 में। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, 1881 और 82 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित का मतलब अब इसके बाद से हर 10 वर्ष में जनगणना होना था। तो लॉर्ड मियो यहाँ पर थे, लॉर्ड मियो के शासनकाल में, और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ये अंग्रेज थे, इनके शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की जनगणना पहली कब हुई थी, तो आपको पता है 1951 को स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, क्योंकि भाई 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो पहली जनगणना स्वतंत्र भारत के 1951 को हुई। और ये जो 2011 वाली जनगणना है, अगर स्वतंत्र भारत से जोड़ा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना 2011 वाली। और यदि हम शुरू से जोड़ते हैं तो ये 15वीं जनगणना थी। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 11वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली ये जनगणना आयुक्त थे, सी चंद्रमौली। जनगणना कराना गृह मंत्रालय का काम होता है। और अभी जो है अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से और किन कारणों से अभी जनगणना ये पूरी नहीं हो पाई है। अब इसकी संभावना 2024 में है, 2024 के लास्ट तक में ये जनगणना होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास होती है, तो किसी राज्य का नाम बदलना या फिर राज्य का गठन करना संसद का काम होता है। संसद, आप जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तक ये 3 लोगों के साइन नहीं होती है तो कोई भी कानून नहीं बनता है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, किस अनुच्छेद के तहत में किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक पहला भाग में दिया गया है। संविधान के पहले भाग में, संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो पहला भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है बताया गया है। तो राज्यों का नाम बदलना, राज्यों का गठन करना, ये इसी के दायरे में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आरटीआई क्या है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार इसे कहते हैं। सूचना का अधिकार, इसका मतलब ये है कि कोई अगर किसी के साथ गलत काम होता है तो अधिकार कैसे प्राप्त करे। सूचना का अधिकार का मतलब ये जानकारी कैसे हासिल करे कि ये बात सही है कि गलत है, अपनी बात वो किसके समक्ष रखे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सही जानने का अधिकार कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ये आरटीआई एक
लाया गया 2005 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सूचना का अधिकार कब लाया गया। तो सूचना का अधिकार लाया गया 2005 में। अब इसके आ जाने से हम किसी प्रकार के अगर जानना चाहते हैं सरकार से कोई चीज पूछ सकते हैं। सूचना का अधिकार के तहत अगर हमारे साथ किसी प्रकार कोई गलती होती है, मतलब हमारे साथ ज्यादती होती है, कोई गलत काम हो रहा है, तो इसके लिए हम अपील कर सकते हैं और लेटर भेज सकते हैं और जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इधर आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू विवाह एक्ट ये क्या होता है और ये कब आया। तो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू विवाह एक्ट 1955 में लाया गया। कब लाया गया? 1955 में लाया गया। इसके तहत क्या है कि भारत में विवाह के क्या नियम कानून हैं। अगर कोई स्त्री एक से अधिक पुरुष से शादी करे या फिर कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है, या अगर कर सकती है उसका क्या नियम कानून है। इस एक्ट के तहत विवाह संबंधित किसी प्रकार के मतभेद के निपटारा के लिए यह एक्ट लाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब लाया गया है। तो 1955 में लाया गया है। अभी हाल ही में आप करंट से अपडेट रहेंगे तो हाल ही में असम राज्य में विवाह से संबंधित किसी प्रकार का मतभेद है, वहां पर मतलब एक से अधिक विवाह से के संबंधित ये है। और इसी के तहत आपको मुस्लिम विवाह एक्ट भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है उसके मतलब विवाह में जो तलाक के सिस्टम वगैरह था कि 3 बार तलाक 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 कहने से और किसी महिला को छोड़ दिया जाता था। तो ये महिलाओं से मतलब एक प्रकार का उनके अधिकार के लिए अभी कुछ नियम कानून हमारे इस वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा किया था। ये अगले कहीं मौका मिलेगा तो हम आगे पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है RAW मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स कहते हैं। RAW इसे रॉ कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ये एक संस्था है जो केंद्र सरकार से संबंधित एक संस्था है, गुप्तचर विभाग है ये। जो इसके अधिकारी जो होते हैं वो IPS लेवल के, IS लेवल के अधिकारी होते हैं। तो अभी इसके अध्यक्ष चेंज हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रा के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप बताएंगे रवि सिन्हा। रवि सिन्हा इनके अध्यक्ष नए बनाए गए हैं और ये IPS रैंक के अधिकारी हैं, IPS रैंक के अधिकारी हैं। रा की स्थापना 1968 में हुई है। रा की स्थापना कब हुई है? 1968 में हुई है। रा का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। जितने चाहे IB हो, चाहे रा हो, CBI हो, इनका सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली होता है। और इसके प्रधानमंत्री के अधीन रह करके ये काम करते हैं, मतलब कि स्वतंत्र निकाय नहीं है। ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत उनके कहने पर उनको ही सूचनाएं देते हैं। मतलब सांसद, ये लोकसभा से संबंधित मतलब उनके अधीन रह करके ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो देश में किसी प्रकार के आतंकवादी गतिविधि को जांचना, परखना और देखना का, या फिर विदेशी सूचनाओं से किसी प्रकार का विदेशी पकड़ या कोई बात हो, विदेशी खबरों को ला करके देना, ये एक प्रकार का। और किसी प्रकार का ड्रग्स है या फिर परमाणुविक शक्ति से संबंधित है, एटॉमिक रिसर्च से संबंधित ये सूचनाओं को देते हैं। तो रा के विषय में हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी हो गई होगी। तो आप इतना याद रखिएगा कि रा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक रोग दिया है क्वाशरकोर डिजीज। क्वाशरकोर रोग क्या है? तो ये क्वाशरकोर रोग जो होता है बच्चों में होता है और ये प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। इससे होता क्या है? बच्चों का शरीर पतला दुबला होता है और चेहरे में कांति नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है और बच्चों को चिड़चिड़ापन रहता है। इस रोग से 5-6 साल से नीचे के बच्चों में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। क्वाशरकोर रोग प्रोटीन या पोषक तत्वों की कमी से होता है। फिर से समझेंगे, प्रोटीन या पोषक तत्वों की कमी से होता है। किसमें होता है? मुख्य रूप से बच्चों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था?
हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, या फिर वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहते हैं। फिर से सुनेंगे, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था या फिर इसे पुष्पभूति वंश का शासक था। इनके हर्षवर्धन के पिता का नाम था पुष्पभूति, उनके नाम पर ये रखा गया। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। लगभग 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में इनका शासन काल था। ये कन्नौज क्षेत्र में शासन किए थे। इतिहास में इनके विषय में हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, राज्यों की राजधानी या देशों की राजधानी पूछ सकता है। तो कॉमनली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का राज्य है। हिमाचल प्रदेश एक उत्तर भारत का राज्य है। धर्मशाला यहाँ है। अभी हाल ही में कुछ समय के लिए धर्मशाला को भी राजधानी घोषित किया गया है, बनाया गया है। तो अगला देखेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर के लिए है। टाइगर लिए हमारे देश में बहुत ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य बनाए गए हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर के लिए है, कर्नाटक में है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और संस्थापक थे। आपको पता है सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, और सिख धर्म पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र से वहीं से शुरुआत हुआ है। ललकाना और तलवंडी नामक स्थान जो होते हैं, आपको पता है सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर है, पंजाब में स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। कामायनी किताब की लेखक कौन है? कामायनी एक काव्य है, महाकाव्य। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो ये किताब को आपको पढ़ लेना है। कामायनी के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद है। सबसे गर्म गैस कौन सी होती है? अगला प्रश्न देखेंगे। तो सबसे गर्म गैस CO2 होती है, और आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो भी CO2 होती है। अगर आपसे पूछा जाए अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है, तो मुख्य रूप से CO2 गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको पता है अगर ओजोन परत की बात की जाए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सी गैस होती है, तो मुख्य रूप से होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो आइस फैक्ट्रियों से निकलती हैं, एसी फ्रीज से निकलती हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें होती हैं। वैश्विक तापमान वाली गैस कौन सी होती है? वैश्विक तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके लिए भी मुख्य गैस उत्तरदायी होती है CO2, जो जमीन के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक था। आप लोगों को यहाँ से ढेर सारे प्रश्न देखने को मिले। ऐसे ही आप रोज बने रहिए हमारे चैनल में। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको ढेर सारे प्रश्न ऐसे रोज मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।